Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start methods of studying correlation. हम आज कोरिलेशन के मेथड जो होते हैं यानी कोरिलेशन कितना है उसको निकालने के जो भी मेथड होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बात करी थी कि भाई टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, तो हमने उसमें जो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन डिफरेंट बेसिस पे हमने वहां पर मालूम करा था। आज हम इनके मेथड्स की बात करें। तो इससे पहले जो हमने क्लास करी है उसमें जो है कि हमने स्कैटर डायग्राम मेथड का कुछ हमने पार्ट सीखा था, लेकिन हम आज जो है कि इसको रिकैप करते हुए और आगे के मेथड्स यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि स्कैटर डायग्राम मेथड आपका हो गया है, ग्राफिक मेथड हो गया है, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये सारे मेथड्स यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए स्कैटर डायग्राम मेथड में क्या था कि यहाँ पर जो है कि डायग्राम इज द ग्राफ ऑफ ऑब्जर्व्ड प्लॉटेड पॉइंट्स वेयर ईच पॉइंट रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ एक्स। यहाँ पर जो है कि हर एक पॉइंट एक्स और वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आपने कल देखा होगा कि देखो अगर इस तरह से मान लो पॉइंट्स है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पॉइंट जो है कि बिल्कुल लीनियरली अगर डिपेक्ट करेगा यानी एक्स और वाई के पॉइंट लीनियरली यानी एक लाइन बनाते हुए जो है कि एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप के लिए, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पर लीनियर कोरिलेशन। और यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है +1 करके, यानी आर की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है +1, क्योंकि आपको पता है कि भाई कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है कहाँ से, +1 से -1 तक, या आप कह सकते हो कि हाँ -1 से जो है कि +1 तक लाई करती है, इसके बीच में लाई करती है। ठीक है, +1 तब होता है जब आपका जो है कि लीनियरली पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और -1 तब होता है जब आपका लीनियरली नेगेटिव कोरिलेशन होता है। पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पर जो है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है, यानी अगर एक बढ़ रहा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, जैसे कि किसी बच्चे की हाइट बढ़ती तो उसका वेट भी बढ़ जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब ये हो गया कि भाई अगर एक बढ़ रहा तो दूसरा घट रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अगर आप स्लीपिंग टाइम बढ़ा रहे हो तो वहां पे आपका जो है कि वर्किंग टाइम कम होगा, ये नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे जो है कि स्कैटर डायग्राम इज द ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लॉटेड पॉइंट, उन्हीं का ग्राफ होता है, उसी से जो है कि हमको पता लगता है कि जो है कि कोरिलेशन कितना है। देखिए अभी जो है कि ये यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं ये जो है कि स्कैटर नहीं है, यानी जो है कि ये बिल्कुल एक लाइन में है। स्कैटर का मतलब ये स्कैटर्ड होंगे, मतलब अलग अलग इस तरह से। अगर स्कैटर्ड ऐसे होंगे तो यानी जो है कि दूर दूर फैल गए। तो यानी अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर जो है कि कोरिलेशन यानी जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन यानी जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स एक्चुअल में है क्या, दे आर द वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2 और दे आर द वैल्यूज ऑफ x और y, यानी जो वेरिएबल की वो वैल्यू है। तो वहां पर जो है कि वो पॉइंट्स कोरिलेटेड अपने आप में होंगे लेकिन कम होंगे, यानी जो है कि वो वहां पे कोरिलेशन +1 की जगह ना होकर के कोरिलेशन वहां पे हो जाएगा +0.9 या 0.8 या 0.7। अब ये कम क्यों होता जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट ज्यादा स्कैटर होते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है कि आगे फर्दर अगर मूव होंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि देखिए ये आपका जो है लीनियर रिलेशनशिप है जो अभी मैं बता रहा था। यहाँ पे जो है कि इस लाइन के नीचे के अभी आपको पॉइंट्स नहीं दिख रहे, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर इस लाइन के नीचे एक्स और वाई के प्लॉटेड पॉइंट्स हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप बताई गई है हाइट ऑफ ए, और उसके हिसाब से जो है कि इसका वेट ऑफ ए कितना है। उसके बाद जो है कि हाइट ऑफ बी अगर ज्यादा है तो उसका वेट भी आई ज्यादा होगा, है ना। यहाँ पे नॉर्मल से बात करी गई है। स्पेशल केसेस में ट्रीट करिएगा, किसी किसी का ऐसा होता है कि हाइट ज्यादा है लेकिन वेट कम है और बच्चा, वो स्पेशल केसेस है। यहाँ पे नॉर्मली जो बात करी जाती है कि बच्चे का हाइट बढ़े तो वेट बढ़ेगा, वो यहाँ पे नॉर्मल सी बात करी गई है। डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन देखो यहाँ पर देखो स्कैटर यानी जो है कि एक उस वाली लाइन के नीचे ही सारे पॉइंट्स, लेकिन यहाँ से लाइन के इधर उधर बिखरे हुए पॉइंट। जैसे मान लो अगर आप कोई एक फॉर एग्जाम्पल अगर एक कोई चीज रखते हो और ऐसे से मान लो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कोई भी चीजें हैं तो उसे आप अगर दूर दूर ऐसे रख देते हो तो वो आपका स्कैटर्ड हो जाता है। तो जो है कि यहाँ पे इस एरिया में जो है कि ये स्कैटर हो गया। तो यहाँ पर जो है कि आर की वैल्यू यानी यार क्या है कोरिलेशन यानी जो रिश्ता जो है दो वेरिएबल्स में वो कितना है, तो आपका अब एक नहीं रह गया, वो थोड़ा कम हो गया यानी 0.80 हो गया। तो यही जो है कि अगर डॉटेड अगर ऐसे ऐसे फैल जाएंगे मतलब और दूर और लाइन से दूर हो जाएंगे, ये लीनियर जो लाइन है तो यानी जो है कि वो ज्यादा बीच में और ज्यादा बीच में ऐसे आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ वहां पर कोरिलेशन जो है डिग्री ऑफ कोरिलेशन और भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि ये इस तरह से फैले हुए हैं और ज्यादा जो है कि स्कैटर हो गए, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या हो गया और भी ज्यादा कम हो गया। ठीक है ना, डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है कि यहाँ पे देखो ठीक -1 हो गया। मैंने बताया था कि -1 तब होगा जब जो है कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू जो है कि -1 तब होगी जब आपका लाइन जो है कि उसका स्लोप पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव होगा, लेकिन जो पॉइंट्स है वो स्कैटर्ड नहीं है, दे आर अंडर द रेस्पेक्टिव लाइन वट एवर द लाइन इज ड्रॉन, उस लाइन के नीचे। और ये पॉइंट शो क्या करते हैं, ये एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है।
हालांकि हमने ये इतना पार्ट जो कि कल कवर करा था, तो आज हमारा एक रिकैप हो गया। ऐसे ही जो कि जब आपके पॉइंट स्कैटर हो जाएंगे तो पॉइंट 80 हो जाएगा, और ज्यादा स्कैटर हो जाएंगे तो मतलब बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे स्कैटर होगा, यहाँ पे कितना ज्यादा, यानी जो कि इस तरह से दो स्कैटर हो, कितना ज्यादा स्पेस ले रखा है उन्होंने, तो इसकी वैल्यू जो है कि यहाँ पर 0.2 हो गई है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि यहाँ पर डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन दो, यहाँ पे बिल्कुल 0 की दो, यहाँ पर स्कैटरिंग की तो हद ही पार हो गई, भूगे जो है कि इस तरह से स्कैटर हो चुके हैं पॉइंट जो है कि, है ना। तो यहाँ पर नो कोरिलेशन आप कहते हैं कि कोरिलेशन कोई है ही नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में हम केवल आइडिया ही लगाते हैं कि जो है कि जहां पर एरिया ज्यादा यानी ज्यादा बीच में अगर पॉइंट स्कैटर्ड है एक्स और वाई के, तो वहां पर कोरिलेशन जो है कि उतना कम है, और कम से कम बीच में है तो आप कोरिलेशन उतना ज्यादा हो। यहाँ पर इतना ही बीच में पॉइंट स्कैटर, तो यानी नेगेटिव रिलेशन है इन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन एंड द एरिया ऑक्युपाइड बाय the scattered point. If the area occupied by the scattered point is more and more, the correlation will be less and less and vice versa. तो ऐसा वहाँ पे कैट जाएगा, तो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि और यहाँ पर जो है कि और ज्यादा है तो यहाँ पर और ज्यादा स्कैटर तो और कम हो जाएगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैटरिंग तो और कम हो जाएगा। बिल्कुल जब ऐसा हो जाएगा तो वो वहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना। तो देखो यही तो उसका वीक पॉइंट है, यानी जो है कि हमको एक आइडिया लगाते हैं हम कि भाई कोरिलेशन जो कि कितना है कितना नहीं है, लेकिन हम सटीक जवाब नहीं दे पा रहे कि एक्चुअल में जो है कि हमने क्या करा, एक आइडिया ही तो लगाया कि हाँ तो इतना ज्यादा स्कैटर है तो इतना कम हो जाएगा, और ज्यादा अगर स्कैटर होगा तो और ज्यादा कोरिलेशन कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक सही सही जो है कि उस पर हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि जो है कि एक सटीक कितना स्कैटर हो तो इतनी वैल्यू। तो इसी यही एक इसका क्या है क्रिटिक है, यानी स्कैटर मेथड का, यानी स्कैटर डायग्राम मेथड का टू फाइंड कोरिलेशन हैज क्रिटिक, यही इसका क्रिटिक है कि भाई जो कि इसमें इसकी जो वैल्यू है वो जो है कि हम निकालने में हमको कठिनाई हो रही है, क्योंकि जो है कि एरिया से उतना ज्यादा सटीक अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो बाकी जो है कि प्लस डायग्राम जो है कि अगर आप पॉजिटिव स्लोप है तो आपका वहां पर कोरिलेशन प्लस होता है, नेगेटिव स्लोप है तो आपका जो है कि माइनस होता है। ये नॉर्मल सी बात यहाँ पे लिखी गई है। एडवांटेज ऑफ स्कैटर डायग्राम, तो एडवांटेज से क्या है, सिंपल एंड नॉट मैथमेटिकल, यहाँ पे तो कोई मैथमेटिक्स तो इन्वॉल्व करी नहीं, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है यहाँ पे कि भाई पॉइंट ज्यादा स्कैटर तो उतना कोरिलेशन कम है, ठीक है ना। नॉट इन्फ्लुएंस बाय साइज ऑफ एक्सट्रीम आइटम, जो है कि बहुत एक्सट्रीम आइटम होते हैं तो उनकी साइज से इन्फ्लुएंस नहीं, यानी जो है कि इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज इन्वेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यहाँ पे सीधा सीधा जो कि दो वेरिएबल्स के बीच का जो है कि रिलेशनशिप को हम डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि डिसएडवांटेज क्या है, यही इसी डिसएडवांटेज की मैं बात कर रहा था कि डिसएडवांटेज भाई यहाँ पर ये है कि कैन नॉट अडॉप्ट द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पर जो एग्जैक्ट डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वहां पर जो है कि हम वो चीज नहीं मालूम कर पा रहे कि भाई अगर दो डायग्राम अगर स्कैटर है तरीके से, तो हमने कह दिया लाइन ही जा रही, तो हमने कह दिया कि वहाँ यहाँ पे कोरिलेशन 0.80 है, 0.70 है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, यानी मैथमेटिकल जैसे हमको लगाते हैं कि भाई एक्स की वैल्यू जो एक्स बराबर 2 + 3y, तो अगर y की वैल्यू हमने इसमें 1 डाल दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 + 3 × 1 यानी जो है 5, यानी x की वैल्यू हमको एग्जैक्ट हमको मिली है यहाँ पे 5। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सीधा ही वहां पे डायग्राम देख के बताते हैं कि भाई 0.80 पॉइंट और ज्यादा स्कैटर 0.60 है, बहुत स्कैटर पॉइंट जो 2 ही हो जाएगा। तो ये चीज है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो नहीं निकल पा रही, तो यही इसका एक डिसएडवांटेज, यानी यही इसका जो है कि क्रिटिक है। और एज अ रिसर्चर यू हैव टू नो कि व्हाट इज द क्रिटिक, इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, क्योंकि जो है कि यूजीसी नेट आपसे क्रिटिक से पूछता है ताकि जो है कि एग्जाम में आप उसका जवाब दें, क्योंकि वो ये चेक करता है कि आप अगर रिसर्चर अगले रिसर्चर अगर आप बनने वाले हैं तो वहां पे आपको क्रिटिक्स तो ही तो उठानी, उन्हीं पे तो फिर आप आगे चल के काम करोगे, है ना। पियर्सन्स, तो दूसरा हमारा मेथड है यहाँ पर कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। पियर्सन्स आर, तो भाई आर क्या है, आर वही है जो हमको जो कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन इज देयर, तो उसकी आर की वैल्यू जो कि आपकी +1 से -1 के बीच में लाई करती है, तो यही तो आर यहाँ भी है और यही आर वहां भी था। तो पियर्सन आर, तो पियर्सन का जो आर है इज मोस्ट कॉमन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये आपका मोस्ट कॉमन कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये ज्यादातर आपका बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, उसको सटीक भी सही माना जाता है, यानी एग्जैक्ट इसको माना जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है उससे इसकी वैल्यू निकलती है। कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय आर, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर मेजर्स द डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी जो लीनियर रिलेशनशिप है उनकी उसकी डिग्री कितनी, यानी अगर प्यार है तो प्यार कितना ज्यादा है, ये वाली बात है। यानी जो अगर एक्स और वाई के बीच में अगर प्यार है तो वो प्यार कितना ज्यादा है, यानी कम है ज्यादा है, इस चीज से हो सकता है कि बहुत से लोग जो है कि और ज्यादा मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वो कितना ज्यादा है, यानी जो है कि अगर रिलेशनशिप है तो वो कितनी तगड़ी जो है कि रिलेशनशिप है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 1 है
या जो है कि -1 है, तो -1 से और जो है कि +1 का इतना इतना ये होता है कि माइनस का मतलब रिलेशनशिप क्या है कि नेगेटिव है, प्लस का मतलब है रिलेशनशिप पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो है कि मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि जो है कि प्लस माइनस जो है कि ये जो है कि आप यहाँ से समझ पाओ यहाँ नेगेटिव स्लोपिंग है ना, पॉजिटिव स्लोपिंग है। रिलेशनशिप पॉजिटिव नेगेटिव पे मत लेके जाना क्योंकि उसके कुछ और ही यहाँ पे मीनिंग निकलेंगे, है ना। वन जो है कि ये शो कर रहा है कि रिलेशनशिप जो है कि वो बिल्कुल ज्यादा मतलब एक जो एक हद होती है वो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा है, उससे ऊपर नहीं हो सकती है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के ही बीच में लाई करेगी। तो ये तो यहाँ पे जो है कि आर की वैल्यू का पता लग गया कि हम आर की वैल्यू बताती क्या है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे बताती है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय आर, और आर जो है कि यहाँ पे -1 से +1 के बीच में होता है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, डायरेक्शन ऑफ चेंज इज इंडिकेटेड बाय साइन नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ पे जो है कि ये आप मतलब स्टार्टिंग से ही जो है कि डायरेक्शन ऑफ जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को शो करता है। कार्ल पियर्सन, अब ये फॉर्मूला है भाई, यही तो मेन फॉर्मूला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये इसका क्रिटिक है कि भाई फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू डालो, लंबा है, लेंथी है, ये इसके क्रिटिक है। और यही जो है कि उसका एडवांटेज थे किसके, स्कैटर डायग्राम की बहुत सिंपल है, नो मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, और यही इसके क्रिटिक है। उसका जो क्रिटिक था स्कैटर डायग्राम का वो इसका एडवांटेज है कि वैल्यू सटीक है, उसमें वैल्यू सटीक नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सी यहाँ पे बातें हैं, ठीक है ना। वन डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन है, जब आपके पास एक्चुअल मीन होती तो फॉर्मूला ये होता, लेकिन जब एक्चुअल मीन नहीं होती है, जब आपकी मीन जो है कि वहां पर जो है कि अज्यूम्ड होती है, यानी आपने अज्यूम कर रखी मीन, तब जो है कि आपका यहाँ पर आर जो है कि ये लगता है, यानी जो कि ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो जो है कि जो ये एक्स और वाई क्या है, ये आपके दो वेरिएबल है जिनके बीच का आपको कोरिलेशन निकालना है। तो वहां पर उनका प्रोडक्ट का समेशन करेंगे अपॉन उनके जो है कि स्क्वायर्स का समेशन करके जो है कि इनका प्रोडक्ट जो है कि रूट के अंदर रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं पूरी। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमको निकल जाएगी। जब आपकी एक्चुअल मीन है तो आपका ये फॉर्मूला, लेकिन जब आपकी अज्यूम मीन है तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार अगर आप इसको लिखोगे तो आपको जो है कि ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात है, एग्जाम में आपको कोई आर की वैल्यू निकालने के लिए बहुत कम चांस है कि यहाँ से पूछें कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट से यहाँ पे फॉर्मूला में डाल के आर की वैल्यू निकाली, बहुत कम चांसेस है, क्योंकि वहां पर तो फिर तो ये एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यूज इनका समेशन करना है, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। आपसे बस फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला पे नजर डाल लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी जो इसके स्टेटमेंट्स है वो आपको बहुत अच्छे तरीके समझने की भाई एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या है, कार्ल पियर्सन में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है ना, कितना अच्छा है स्कैटर डायग्राम से, कितना नहीं। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है, ये आप याद रखिएगा। प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटिंग, ये आपका प्रोसीजर है कि पहले भाई एक्स की वैल्यू निकालो, फिर जो है कि उनका ऐसे समेशन करो, स्क्वायर करके ये सब करो, फॉर्मूला वैल्यू डाल दो, आपकी आर की वैल्यू निकल आएगी। तो इतनी सी यहाँ पे बात थी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है कि आपका जो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन आर की +1 से -1 के बीच में लाई करती है। +1 का मतलब है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है लीनियर, नेगेटिव का माइनस का मतलब है कि जो है कि कोरिलेशन नेगेटिव है ना, लीनियर है। लेकिन आर का मतलब है कि वहां पे कोई रिलेशन कोरिलेशन वहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यहाँ पर जो है कि आपका प्रॉपर्टीज जो आपकी कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसमें जो है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन -1 और +1, ये तो कम से कम तो 10वीं बार में बता चुका हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो है कि -1 और +1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोरिलेशन जो आपका कोएफिशिएंट है ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है ऑफ ओरिजिन ऑफ एंड स्केल, यानी जो है जो ओरिजिन एंड स्केल है उससे ये क्या होता है, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है, यानी उस पर आपका ये डिपेंडेंट नहीं होता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर मैं बहुत अगर सिंपल ही एग्जाम्पल की बात करूँ, मान लो केजी है ना, मान लो अगर एक कोई मान लो वेरिएबल है वो आपका है मान लो कि एक्स केजी, दूसरा जो है कि वाई केजी है, तो ये केजी से मतलब ही नहीं भाई, इनके बीच में रिलेशन कितना है, कोरिलेशन मान लो 0.8 है, तो यानी जो है कि ये एक दूसरे के ऊपर 0.80% जो है कि, या कह सकते हो आप 80% जो है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। केजी वेजी से मतलब ही नहीं कि ओरिजिन ऑफ स्केल उनका क्या उससे कोई मतलब नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ज्योमेट्रिक मीन आपका क्या होता है, रूट में जो है कि जो जिनका भी ज्योमेट्रिक मीन निकालना उनका प्रोडक्ट का रूट निकाल जाता है, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। तो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपको रिग्रेशन फंक्शन है तो उसका अगर आपको कोरिलेशन निकालना तो आपके जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है उनसे जो है कि आप यहाँ पे कोरिलेशन निकाल सकते हो। द वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है कि आपको समझना होगा, ये आपका पॉजिटिव, यानी अगर दोनों जो है कि पॉजिटिव है
रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव ही होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अजम्पशन क्या है भाई, अजम्पशन जो है कि आपके पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट में, तो यहाँ पर जो है कि ये अजम्पशन है कि यहाँ पर जो है कि लीनियर रिलेशनशिप होती है बिटवीन टू वेरिएबल, ये माना जाता है, ये अज्यूम कर लिया जाता है, ये मान के चला जाता है ना, कि देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज when the two variables are plotted on a scatter diagram, a straight line will be formed by the point। कि अगर जो है कि मान लो कि लीनियर उसमें लाइन में अगर जो वेरिएबल्स उनको अगर प्लॉट करा जाएगा तो वहां पे एक लीनियर जो है कि लाइन बनती है, ठीक है। तो ये इसका एक assumption है। cause and effect relation exist between different forces operating on the item of two variables। देखो यहाँ पे कॉजेशन का हम पढ़ चुके हैं, कॉजेशन में मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर कॉरिलेशन है तो वहां पर कॉज होगा, 99.9% कॉज होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वहां पे कॉज हर केस में हो, 0.001 चांस है कि वहां पे कॉज नहीं होता। लेकिन वाइस वर्सा जो है कि कहने का मतलब अगर कॉजेशन है तो वहां पे कोरिलेशन होगा ही होगा। भाई अगर कोई चीज दो चीजों में कारण है तो यानी उनका कोई ना कोई रिश्ता होगा, बोले के बाद रिश्ता पॉजिटिव में और नेगेटिव में, यानी वो चीजें दूसरे पर डिपेंडेंट होंगी, अगर कोई उनके बीच कोई काज है, कोई कारण है ना। लेकिन अगर कोई रिश्ता हो तो जरूरी नहीं कि जो है कि कोई ना कोई कारण, मतलब कारण जरूर होगा लेकिन जरूरी नहीं। जो अनजान हम लोग चलते चलते कहीं गए तो वहां पे सफर में कोई व्यक्ति है हमारे साथ बैठा हुआ है, वहां पे रिलेशन बन जाता है, होता है ऐसा नहीं होता है। तो जो है कि वहां पे अब कारण को पूछना है, भैया आप लोग क्यों मिले, कैसे क्यों, मतलब क्या, तो वहां पे हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, है ना। तो ये चीजें हैं। तो जो है कि ये जो मैंने पॉइंट बोला है प्लीज नोट इट डाउन, ये आपका जो है कि पीडीएफ में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन बी आस्क्ड और। तो एडवांटेज ऑफ पियर्सन कोएफिशिएंट इन इट समराइज, तो इसका एडवांटेज क्या है, इट समराइज इन वन वैल्यू। यहाँ पे जो है कि आर की वैल्यू निकल आती है, फॉर्मूला हमने वैल्यू रखी सारी और आर की एक वैल्यू निकल आई, एक एग्जैक्ट वैल्यू निकल आती है। उस तरह नहीं है कि भाई आपका पॉइंट कम स्कैटर है तो 0.80 होगा, अगर ज्यादा स्कैटर है तो 0.5 होगा। ऐसा नहीं है कि जो है कि हवा हवा में बातें चल रही है और अंदाजिया बातें होंगी, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आर यू फाइंडिंग ऑन द फॉर्मूला ऑफ दिस पियर्सन कोएफिशिएंट। द डिग्री ऑफ कोरिलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन आपको यहाँ से पता लग जाता है, यानी आर की वैल्यू +8 आएगी 0.8 तो बस हो गया काम। तो यानी जो है कि डायरेक्शन इसने बता दिया और कितने डिग्री का रिलेशन है वो भी बता दिया इसने। अब लिमिटेशन क्या, लिमिटेशन तो मैंने बताया था आपके लिए कि भाई यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यू डाली जाती है, अब फॉर्मूला में जो वैल्यू डाली जाती है वही इसकी लिमिटेशन है भाई, यानी ऑलवेज अज्यूम लीनियर रिलेशनशिप। एक तो इसकी ये है कि हर टाइम तो ये लीनियर रिलेशनशिप की बात करता है, इसने अजम्पशन में ही माना कि लीनियर रिलेशनशिप में ही ये लगेगा। इंटरप्रेटिंग द वैल्यू ऑफ आर इज डिफिकल्ट, यहाँ पर जो कि आर की वैल्यू निकालना डिफिकल्ट, क्योंकि फॉर्मूला में वैल्यू डालनी होती है। यहाँ पे भाई देखो क्या करना, हमको एक्स स्क्वायर करना है, वाई स्क्वायर करना है, उनका समेशन करना है, समेशन के रूट लगाना है, फिर एक्स वाई के समेशन के ऊपर, तो बहुत सारे इसमें काम हो जाते हैं। तो वहाँ पे इंटरप्रेट करना आर की वैल्यू बहुत डिफिकल्ट या टिपिकल हो जाती है। वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, अब वहां पे जो है कि वो अफेक्टेड जो है कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं हो रहा था स्कैटर डायग्राम में। तो यही तो पॉइंट है, यही तो पूछे जाएंगे एग्जाम में, यानी स्कैटर डायग्राम में जो है कि ये जो है एक्सट्रीम वैल्यू से जो है कि वो अफेक्ट नहीं हो रहा था वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, है ना। लेकिन यहाँ पर आर जो है अफेक्ट हो रहा है किससे, एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। टाइम कंज्यूमिंग मेथड, टाइम कंज्यूमिंग क्यों भाई, यहाँ पर तो बहुत सारे आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में डालना है, कैलकुलेशन करना है, बहुत सारा काम है, टाइम लगेगा भाई यहाँ पे। तो ये जो है कि इसकी लिमिटेशन है, यानी जो है कि कमियां हर किसी व्यक्ति में होती है, चाहे वो कैसा भी हो, कमियां हो जाती है। तो हर किसी व्यक्ति में कमियां होती है, ये मान लेना चाहिए, है ना। आप उस कमी पे बेस के आप बेस पे जो है कि आप जो है कि झगड़ा कर रहे हो वो चीज उचित नहीं है, कमियां हर जगह होती है ना, ये चीज है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, the convenient way of interpreting the value of correlation is use of square of coefficient of correlation which is called coefficient of determination। तो ये जो है कि आपका यहाँ पर coefficient of determination भी किसको कहा जाता है, convenient way of interpreting, ये जो यहाँ पे देखिएगा एक सही तरीका जो है इंटरप्रेट करने का, the value of correlation coefficient is to use of square of coefficient, यानी जो है कि जो square of coefficient है उसका जो है कि यूज करना है किसको निकालने के लिए, आर की वैल्यू निकालने के लिए, which is called कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। इस चीज को क्या कहा जाता है, यानी जो है कि अगर आपको आर की वैल्यू चाहिए और वहां पर आपने यूज किसका करा है, स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उनका अगर आपने यूज करा है तो जो है कि इसको आप क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन कहते हैं। ये आपको हमेशा याद, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यानी वही जो आर है उसका स्क्वायर, इससे आपको क्या मिल जाएगा,
कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मिल जाएगा। जैसे कि आर की वैल्यू है 0.9, तो यहाँ पर यानी डिटरमिनेशन मतलब होगा कि आर स्क्वायर की वैल्यू 0.1 करती है। यानी अगर मान लो एक्स और वाई, यानी जो अगर वाई में मान लो कि चेंजेस आए हैं, तो इस वाई में जो भी चेंजेस आए हैं उसमें जो 81% चेंज है, ये जो है आया है एक्स के कारण। इसका ये मतलब है कि वाई में कोई बात नहीं चेंज आए, लेकिन उसमें जो है कि 81% जो चेंजेस आए हैं वो आपके जो है कि दूसरे वेरिएबल यानी जो है कि जो आपका ये एक्स है उसके कारण यहाँ पे आए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि वेरिएशन जो है कि आपका किसने एक्सप्लेन करा है, बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा होता है, जो कि आपका आरएचएस में होता है, यानी y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए क्योंकि y जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू चेंज होगी। y इक्वल टू 3x प्लस 1। यहाँ पर जो कि ये x जो कि इंडिपेंडेंट है, y क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप की चीजें यहाँ पर आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि बाकी का जो भी यहाँ पर मेथड है हम वो भी समझ लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, तो ये तो नॉर्मल था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है कि आर स्क्वायर जो भी होता है वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर जो है कि 1 होती है, क्योंकि भाई देखो जब आर की ही वैल्यू जो है कि वो -1 से 1 के बीच में होती है, +1 के बीच में होती है, तो भाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1 से ज्यादा थोड़ी नहीं रहेगी। वही 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसीलिए जो है कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1, बहुत ज्यादा होगी तो 1 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। और आप ये कहिएगा कि भाई वाई में चेंजेस हुए तो यही तो कह सकते हो कि भाई 100% चेंज पूरे के पूरे चेंज एक्स के कारण, ये तो नहीं कहते 200% चेंज होगा एक्स का, ऐसा नहीं कह सकते हो। बिकॉज इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन ऑल द वेरिएशन इन वाई, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन मोर देन ऑल ऑफ इट। यानी ऐसा हो कि भाई कोई चीज 5 से 7 हो गई है, तो आप कह दो कि नहीं ये जो 2 बढ़ा है ये एक्स की वजह से बढ़ा है, ये तो हो जाएगा। लेकिन आप कह दो ये एक्स की वजह से 3 बढ़ा है, ऐसा कैसे कहते हो, बढ़ा तो भाई 2 ही है ना यहाँ पे। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, इसका और ये फॉर्मूला है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन जो है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये क्या है आपका सीओडी कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ये क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। लेकिन सीओडी और कैसे निकाल सकते हो, सीओडी आप निकाल सकते हो कैश ऑन डिलीवरी, है ना। तो इससे आप याद रखो सीओडी, तो सीओडी आप कैसे निकाल सकते हो, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ईवी अपॉन टीवी। ठीक है ना, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, इससे आप निकाल, ठीक है ना। ये नॉर्मल से यहाँ पे बात हो रही है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन एन एग्जांपल, सपोज मान लो कि आर जो है कि आपका क्या है 0.60 है ना। तो और आर जो है कि दूसरे केस में क्या 0.30, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ कोरिलेशन बिल्कुल इसमें आधा आधा है। लेकिन आप कहोगे आर स्क्वायर और आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने चलोगे तो देखो यहाँ पे 6 6 या 36, यानी जो है कि 0.36 ये निकला, इसकी वैल्यू निकली। और यहाँ पे आर स्क्वायर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या निकला 0.09। ओहो ये तो बहुत कम हो गया, ये तो इसका 4 ही फीसदी बचा है, यानी जो कि 1/4 पार्ट ही बचा है यहाँ पे, देखो है ना। यानी जो है कि जैसा आपको कोरिलेशन में दिखता है वैसा जरूरी नहीं कि आपको कहाँ दिखे, आपको जो है कि डिटरमिनेशन ऑफ कोरिलेशन में भी दिखे। यानी यहाँ पे कह रहा है कि भाई वाई में जो भी चेंज हुए हैं उसमें जो है कि 36% चेंज जो है कि एक्स का कारण है। अब ये कह रहा है वाई में जो भी चेंज हुए उसमें केवल 9% चेंज एक्स का कारण है, जबकि यहाँ पे जो है कि वैल्यू जो है कि आधी है, यहाँ पे जो है 1/4 होगा। तो ये इसका डिफरेंस है यहाँ पे, समझिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है समझिएगा ये आपका लिखा हुआ है कि 36% ऑफ द टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड, लेकिन दूसरे वाले केस में 9% ऑफ द टोटल वेरिएशन इज एक्सप्लेन्ड, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। स्पेयरमैन, तो अभी जो हमने क्या यहाँ पे 2 तरीके पढ़ लिए हैं, एक तो हमने स्कैटर डायग्राम मेथड समझ लिया है, दूसरा जो है कि यहाँ पर हमने कौन सा मेथड समझ लिया है, अपना कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है ना। अब जो है कि यहाँ पर स्पेयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें जो है कि इसमें भी फॉर्मूला है, ठीक है, और इसमें यहाँ पे भी हम फॉर्मूले वैल्यू डालते हैं तो हम आर की वैल्यू निकालते हैं। और हमारा जो चौथा वाला जो केस है वहाँ पे जो है कि यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस तो बाद में आता है। जो है आपका यहाँ पे केस है वो आपका जो है कि स्पेयरमैन कोरिलेशन का केस है, ये हम अभी देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है कि स्पेयरमैन रैंक एक मिनट बेटा मिनट, मैं देख रहा था कि यहाँ पर 4 केसेस थे हाँ, इसमें जो है कि आपका ठीक है, तो आपका जो है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर ये जो है ये एक मेथड है, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर जो है कि रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या है बेटा, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। When statistical series in which variables under study are not capable of quantitative measurement, तो ये देखो स्पेशल एक केस है, यानी जो है कि ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कब यूज होता है। तो ये आपको याद रखना है, याद रखना कैसे आप इसे याद रखोगे, याद ऐसे रखोगे कि एस से है स्पेयरमैन और एस से स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल यानी स्पेयरमैन में आप याद रखिएगा कि स्पेयरमैन में स्टैटिस्टिकल जो सीरीज हैं वो जो है कि आपकी क्वांटिटेटिव में नहीं दे रखी है, यानी वो क्या है क्वालिटेटिव है ना। When statistical series in which the variables under study are not capable of quantitative measurement but can be arranged, यानी क्वांटिटी कैपेबल नहीं है क्वांटिटी मेजरमेंट में, लेकिन अरेंज हो सकती हैं इन सीरियल ऑर्डर, सीरियल ऑर्डर में अरेंज हो सकती हैं। इन सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन में Pearson's correlation coefficient cannot be used in such a case, Spearman correlation coefficient यूज करा जाए। ऐसे केस में स्पीयरमैन का यूज करा जाए, यानी स्पीयरमैन कैसा है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव स्पीयरमैन यानी ये मैन है तो मैन हमेशा मैन के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए है ना। तो जो है कि आपका ये स्पीयरमैन यानी क्वालिटेटिव, ये मैं आपको तरह से निमोनिक देना चाहता हूँ, आपको याद रहे ये उसको यहाँ पे बात कर, ठीक है ना। स्पेयरमैन यानी क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव जब नहीं होता तब स्पेयरमैन आता, तब आपका स्पाइडरमैन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और आर की वैल्यू कैसे निकलती, 1 - 6 जो है कि यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर क्या है, डिफरेंस ऑफ रैंक बिटवीन पेयर्ड आइटम इन टू सीरीज, दो सीरीज में जो पेयर्ड आइटम है उनके बीच का डिफरेंस ऑफ रैंक है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आप डी की वैल्यू निकाल लोगे अपॉन एन, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। देखो अब मैं यहाँ पे देख क्या रहा हूँ कि देखो यहाँ पर मैथमेटिकल गई, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आता है, ठीक है ना। वैल्यूज दोनों जो है कि फॉर्मूला दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला अगर याद नहीं रखोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। अच्छा वैल्यू जो है कि ये तो नियम आप ये कम से कम 12वीं बार पढ़ रहे होगे, -1 से +1 के बीच में रहता है नॉर्मल, तो ये सब में है। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव स्लोपिंग, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव स्लोपिंग, आर का मतलब कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। रैंक ऑफ कोएफिशिएंट यानी जो है कि कैलकुलेट द वैल्यू डिफरेंसेस डी ऑफ टू रैंक R1 - R1 और R2, यहाँ पे जो है कि आपका जो कैसे निकालना है वो मेथड बताया गया कि भाई पहले तो आप डिफरेंस निकालोगे किसका, दो रैंक्स का जो आपके R1 R2 उनके बीच का डिफरेंस निकालोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे, उनका सबका समेशन कर लोगे और ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर दोगे, फिर आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पर आपको जो है कि याद रखना है इक्वल रैंक्स और टाई इन रैंक, इन सब केसेस अगर ऐसा केस होता है मान लो कि रैंक इक्वल है तो भाई यहाँ पे डिफरेंस कैसे निकल, इन सब केसेस एवरेज रैंक शुड बी असाइन टू ईच इंडिविजुअल, यहाँ पे जो एवरेज रैंक है वो असाइन होगी ईच इंडिविजुअल के लिए, उसका फॉर्मूला ये है। कैलकुलेशन में बार बार बता दूं कि कैलकुलेशन के लिए आपसे नहीं कुछ पूछा जाएगा, तो इसे आप देखे घबराइएगा बिल्कुल मत कि आपसे कैलकुलेशन में क्वेश्चन आ जाएंगे यूजीसी नेट में, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला हाँ आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये स्पेशल केस जब आपका नहीं दे रखा होगा तो आप इस पहले फॉर्मूले पे क्लिक करोगे तो आपको पता है कि भाई हम वहाँ पे एवरेज की बात करेंगे, वहां पर हम जो एवरेज रैंक निकालेंगे, ठीक है ना। ये चीज मेरिट्स क्या है भाई, यानी जो अच्छी बातें हैं एक्सपेरिमेंट कोरिलेशन के टेस्ट की, दिस मेथड इज सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड इजियर टू अप्लाई, सिंपलर है इजियर है कार्ल पियर्सन से, उसमें कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाता है, मान लो अगर आप अज्यूम तो बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाता है, तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड से सिंपल है। दिस मेथड इज यूजफुल वेयर वी कैन गिव द रैंक एंड नॉट द एक्चुअल डेटा, जहां पे हम भाई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं दे सकते हैं वहां पर जो है कि हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिटेटिव होता है, यहाँ पर रैंक हम दे सकते हैं, यानी क्वालिटी मतलब ये अच्छा है, ये उससे अच्छा है, उससे अच्छा मैं करके ये क्या हुआ क्वालिटी हुई ना यहाँ पे, तो वहां पे ऐसी बात कर सकते हैं। दिस मेथड इज दिस मेथड इज टू यूज वेयर द इनिशियल डेटा इन द फॉर्म ऑफ रैंक, जहाँ पर डेटा आपका कैसा होता है रैंक की फॉर्म में होता है, तो आप ये बात समझ चुके होंगे। लिमिटेशन क्या है स्पीयरमैन की, कैन नॉट बी यूज फॉर फाइंडिंग आउट कोरिलेशन इन अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ग्रुप्ड की बात करी गई तो वहां पे स्पीयरमैन जो है कि काम नहीं करेगा,
अकेला काम करेगा, अकेली वैल्यू। और उसके बाद दिस मेथड शुड नॉट बी अप्लाइड वेयर n एक्सीड 30, जहाँ पे n की वैल्यू 30 से ज्यादा हो जाएगी वहां पे स्पीयरमैन काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी दो लिमिटेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अगर लिमिटेशन अगर आप याद नहीं कर रहे हो तो यानी आप चाह रहे हो कि जो है आपको नंबर ना मिले, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए भाई इतना ही। हम नेक्स्ट सेशन में जो है कि जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं, है ना, तो जो है कि एडवांटेज वगैरह जो हम आगे की बात करेंगे, रिलेशन वगैरह के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेफ्ट है तो उनकी हम बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिएगा, मिलते हैं सेकंड क्लास में। थैंक यू सो मच।